हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्टेट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से साइंस बुक चैप्टर 8 जो है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस वीडियो में हम करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसका जब जैसे कि एक बच्चा पैदा हुआ है ना, छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसके अंदर भी जो जर्म सेल है ना वो प्रेजेंट होगा। लेकिन वो बात होती है ना कि वो मैच्योर नहीं हुआ होता उस वक्त, अब छोटा है, क्योंकि अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके अंदर जो चेंजेस हैं वो हमें दिखते हैं, है ना। क्योंकि अब जब जैसे कि छोटा बच्चा है ना, न्यू बॉर्न बेबी गर्ल है, तो वो गर्ल होगी और एक तरफ बॉय न्यू बॉर्न होगा ना, तो उन दोनों में फ़र्क नहीं पता चल पाएगा कि वो दोनों कौन है, ये लड़का है या लड़की है। जब धीरे धीरे बड़े होते हैं उसके बाद हमें पता चलता है, दूर से देख के हम बता देते हैं कि हाँ ये लड़का है और ये लड़की है। तो वो सारे चेंजेस बड़े होने के बाद ही पता चलते हैं, लड़का है लड़की है। तो वो सब मैच्योर होने के बाद में, यानी कि पता चलता है कि जब बच्चा मैच्योर हो जाता है उसके बाद। तो देखते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है। तो ह्यूमंस के अंदर जो हम मोड यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन का, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ह्यूमंस यूज़ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। ह्यूमंस क्या करते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का यूज़ करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काफ़ी सारे मोड्स थे, हमने देखा था। तो ह्यूमंस मेनली ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है ना कि अब जैसे कि मैंने बताया था कि मेंस्ट्रुएशन का पीरियड जब आता है, धीरे धीरे जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तभी पता चलता है कि वो लड़का है लड़की है। तो उनके अंदर वो जर्म सेल ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो लेकिन वो धीरे धीरे बाद में, जैसे गर्ल्स के अंदर जो जब वो चेंजेस आते हैं, जिसे हम प्यूबर्टी चेंजेस कहते हैं, चेंजेस प्यूबर्टी, तो वो जो चेंजेस होते हैं वो 11 से 13 साल के बीच में आता है ना। 11 से 13 साल के बीच वो मिनिमम एज है, और मैक्सिमम जब उसका स्टॉप एज होती है वो होती है 45 to 50, ये लास्ट है। और स्टार्टिंग लेकिन इसकी 11 to 13 ईयर्स के बीच में होती है। यानी कि इस वक्त में गर्ल के अंदर चेंजेस आने लगते हैं धीरे धीरे, काफ़ी सारे तरीके है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन की एक डेफिनेशन। तो लिखते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन, एक डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। तो जाएगा द पीरियड ऑफ लाइफ, है ना, पीरियड ही है एक लाइफ का। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल, है ना, जर्म सेल। गर्ल्स के अंदर जो जर्म सेल होता है ना वो ओवा या फिर ओवम उसे हम कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओवा या फिर ओवम, ओवा या ओवम, है ना। फीमेल्स के अंदर फीमेल्स, और मेल के अंदर एंड स्पर्म, मेल के अंदर स्पर्म होता है ना। स्पर्म उनका जो मेल जर्म सेल कहते हैं इसको, ये मेल है, मेल का, ठीक है। तो स्टार्ट इन द बॉडी, तो ये क्या हो जाता है ना, स्टार्ट होने लगते हैं हमारी बॉडी के अंदर, यानी रिलीज होने लगते हैं, स्टार्ट इन द बॉडी, है ना। तो ये सारी जो चेंजेस होती हैं, प्यूबर्टी चेंजेस जिसे हम कह सकते हैं, प्यूबर्टी चेंजेस एज वेल एज कॉल्ड सेक्सुअल मैच्योरेशन। तो अब देख लेते हैं जो प्यूबर्टी चेंजेस होती हैं वो कैसी होती हैं। प्यूबर्टी चेंजेस एट प्यूबर्टी। तो अब जैसे कि अब इसके अंदर पहला जो जितने भी चेंजेस होते हैं वो हम सबके अंदर देख सकते हैं। जो दो कॉमन चेंजेस होते हैं बोथ के अंदर, वो मेल के अंदर भी होता है और फीमेल के अंदर भी होता है। तो दो कॉमन चेंजेस जैसे कि क्या होता है ना कि जो ग्रोथ है हेयर्स की, वो हमारे आर्मिट्स और जेनिशियल एरिया में उसकी ग्रोथ होने लगती है हेयर्स की। तो यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मिट्स, है ना, आर्मपिट्स एंड जेनिशियल एरिया। और सेकंड चीज़ ये है कि जो स्किन है वो थोड़ी ना ऑयली सी होने लगती है, यानी कि ऑयली होने लगती है, फिर पिंपल्स आने लगते हैं। जिसकी स्किन ऑयली नहीं होती है उसकी स्किन पर हमें पिंपल्स वगैरह नहीं दिखेंगे, लेकिन जिसकी स्किन ऑयली होती है और इस पीरियड में प्यूबर्टी के चेंजेस पे उसकी स्किन पर पिंपल्स आने लगते हैं, स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली होने लगती है, और है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट, सेकेंड है स्किन become oily may result in pimples। तो ये तो थी जो कॉमन चेंजेस होते हैं मेल और फीमेल दोनों के अंदर। तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉमन चेंजेस इन मेल एंड फीमेल।
आप इस तरीके से शॉर्ट्स नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपको रिमेंबर रहे कि हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर जो पूरा ओवरऑल ओवरव्यू है वो कैसा है ना। फिर उसके बाद जो सेकंड चीज़ है जो सिर्फ गर्ल्स के अंदर होती है, तो इन गर्ल्स के अंदर जो चेंजेस होते हैं, तो हमने देखा है कई बार कि दूर से ही लड़कियां देखने में पता चल जाती हैं कि लड़कियां हैं या फिर वो लड़के हैं। तो उनका क्या होता है ना कि जो ब्रीस्ट साइज होता है ना वो बढ़ने लगता है धीरे धीरे। तो ब्रीस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज। फिर उसके बाद जो गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड है, साइकिल है, वो भी शुरू हो जाता है 11 to 13 ईयर्स के एज में। सेकेंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं गर्ल्स begin to menstruate। अब एक और चेंज है, जैसे कि लड़कियां जो होती हैं ना, तो वो जब बड़ी होने लगती हैं धीरे धीरे, तो उनकी जो वॉइस है ना वो भी थोड़ी पतली सी होने लगती है, यानी कि पतली होगी और थोड़ी ना चुभन सी लगेगी, मतलब पतली हो जाएगी बहुत ही। पहले तो उनकी आवाज़ नॉर्मल रहेगी, लेकिन बड़े होते होते उनकी आवाज़ थोड़ी पतली हो जाती है और थोड़ी ना चुभने लगती है कानों में। तो वो भी एक चेंज है ना, उनका जो वॉइस बॉक्स है वो थोड़ा सा। और लड़कों का वॉइस बॉक्स हमने देखा है काफ़ी वो ऐसे बहुत बड़ा, यानी कि उनकी आवाज़ क्रैक होने लगती है ना, उनकी वॉइस ब्रेक होने लगती है। तो अब इन बॉयज़ इनके अंदर फर्स्ट पहला जो कि वही है बिल्कुल सेम, उनके यहाँ पर उनका क्या होता है ना कि फेस पर ग्रोथ, हेयर की ग्रोथ होने लगती है, देखा है आपने, है ना, हेयर ग्रोथ ऑन फेस के ऊपर बाल आ जाते हैं और उनकी जो वॉइस है वो क्रैक होने लगती है, फटी फटी सी आवाज़ आने लगती है ना। तो वॉइस बिगिन टू क्रैक। हाँ, अब ये तो थे चेंजेस जो होते हैं है ना। और ये सारे क्या है ना, सिंबल्स है कि बच्चा मैच्योर हो रहा है ना, ये सारे तरीके से देखा जाए तो सिंबल्स भी हैं। अब आगे अगर हम देखें, सबसे पहले हम देखते हैं अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये तो होती कुछ कॉमन बातें। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले मेल, तो मेल के अंदर क्या होता है ना कि इनका जो हमने देखा अभी, जो जर्म सेल होता है इसका वो स्पर्म होता है ना। तो हम तो वो स्पर्म जो होता है ना वो कहाँ से रिलीज़ होता है, तो स्पर्म होता है टेस्टिस से रिलीज़ होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पहला है टेस्टिस से रिलीज़ होते हैं स्पर्म्स, है ना। और टेस्टिस ना पेयर्स में होती है, पेयर्स में होगी टेस्टिस। और ये कहाँ दिखती है, ये एब्डोमेन के एरिया के पास दिखती है ना। एब्डोमेन के जो एरिया होता है उसके आउटसाइड यानी वहाँ पर दिखती है टेस्टिस। 2 टेस्टिस होती है पेयर के अंदर। तो एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं, उससे मुझे अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब इसके अंदर देख लेते हैं कि जो अभी मैंने बताया था कि टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, तो ये है हमारी टेस्टिस। तो यहाँ पर ना 2 टेस्टिस होती है, एक तो ये है और एक दूसरी वाली ये रही, है ना। 2 साइड टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं और ये टेस्टिस जो है ना इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म, जो कि मेल जर्म सेल है ना। जो मेल सेक्स हार्मोन है उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन, है ना। तो जो टेस्टोस्टेरोन है उसका फंक्शन क्या क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन है ना वो रेगुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, है ना। यानी कि वो क्या करते हैं कि स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, और जो प्यूबर्टी के टाइम पे चेंजेस होते हैं उसको भी ये रेगुलेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन। और ये तो उसके हो गए फंक्शंस। अब ये टेस्टोस्टेरोन जो है यहाँ से फिर जो स्पर्म्स हैं अब वो जाएगा, यहाँ से निकलेगा, है ना। अब उसको निकलने के लिए रास्ता चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा कि एक तो टेस्टिस है, यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे स्पर्म्स फिर क्या करेंगे, स्पर्म्स यहाँ से वास्ट डिफेंस से होते हुए, ये वाली जो पाइप है ये वास्ट डिफेंस है, ये वास्ट डिफेंस से होते हुए यहाँ पर जाएंगे इस वाले पार्ट में। जो सेमिनल वेसिकल है, यहाँ पर एक सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट है, तो ये यहाँ से होते हुए, ये वास्ट डिफेंस यहाँ से होते हुए यहाँ पर आ रही है, और फिर उसके बाद यहाँ से ये इधर भी जा रही है ना। यहाँ से ऐसे जुड़ी हुई है, यहाँ से होते ये यहाँ से फिर, है ना, यानी कि जो यहाँ से ये निकल जाएगी फिर, है ना, यहाँ से ये निकल जाएगी, जो स्पर्म्स है यहाँ से निकल जाएंगे। अब अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पर जो ब्लैडर है वो भी इसी के साथ अटैच है ना, इसी वाली पाइप के साथ। यानी कि जहाँ से स्पर्म्स आएंगे वहीं से ही यूरिन का सिक्रेशन भी यहीं से ही होगा। तो यानी कि इस तरीके से वो यहाँ से होते हुए निकल जाएंगे बाहर के साइड मदर की बॉडी में। फिर उसके बाद, है ना, तो ये यूरेथ्रा के थ्रू ये यहाँ से निकल जाएगा बाहर को। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक वास्ट डिफेंस है,
और ये सब तो देख लिया हमने। प्रोस्टेट, अच्छा यहाँ पर जो सेमिनल वेसिकल है ना, ये वाला और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो सेमिनल वेसिकल है ना वो एक लिक्विड सा, क्योंकि ये जब निकलता है ना तो ये एक लिक्विड सा कुछ छोड़ता है वाइट कलर का, ताकि जिससे कि थोड़ा सा गीलापन आ जाए। और फिर उसके बाद जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना वो उसको ऐसे करके यहाँ से निकालने में हेल्प करता है, फिर उसके बाद यहाँ से निकल जाता है। तो ये तो भी टोटल हमारे जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसके अंदर की बात, तो ये सभी देख लिया। ये यहाँ पर प्रेजेंट जो, अच्छा एक बात और, कि यहाँ पर जो टेस्टिस है ना, स्कॉटम, ये टेस्टिस स्कॉटम के अंदर प्रेजेंट होती है, मैंने बताया। तो स्कॉटम का जो टेम्परेचर है ना वो हमारी पूरी बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम होता है, क्योंकि जो स्पर्म्स है उनको प्रोड्यूस करने के लिए इतना ही टेम्परेचर चाहिए होता है। ये पूरी बॉडी से 2 डिग्री कम टेम्परेचर इसका होता है। एक और चीज़, यहाँ पर जो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड है वो स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, और ताकि और ये इजीली निकल सके इसलिए, है ना। तो अब आगे चलते हैं। तो ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है ना कि ये 2 ओवरीज हैं, इन ओवरीज के अंदर प्रेजेंट होता है एग्स, जो कि होता है फीमेल जर्म सेल होती हैं। अब इस ओवरी का काम क्या होता है ना कि ये जब एक लड़की बर्थ करती है तो उस वक्त उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ी होती है, प्यूबर्टी की एज पे आती है, उस वक्त उसके उनमें से कुछ एग्स मैच्योर हो जाते हैं और वो रिलीज़ होने लगते हैं। एवरी मंथ एक एग रिलीज़ होता है, बोथ ऑफ द ओवरीज, है ना। फिर उसके बाद ये है फेलोपियन ट्यूब। इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर, इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। इस फेलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है ना कि जो ओवरी है, इस ओवरी से जो भी एग निकलता है वो उसको लेकर जाती है यूरेटस के पास, यहाँ से वो उसको यूरेटस के पास छोड़ देती है। उसके बाद फिर इस फेलोपियन ट्यूब का काम खत्म हो जाता है ना। फिर उसके बाद फेलोपियन ट्यूब के कुछ फंक्शंस भी मैंने बताया भी, यूरेटस के पास छोड़ देती है। तो उस वक्त क्या होता है ना कि जो ओवरी के अंदर से एग बनेगा, वो एग कैसे बनेगा, जब मेल में से मेल जर्म सेल आता है बॉडी के अंदर थ्रू वैगिना, तो वो इस ओवरी के एग से जाकर के फ्यूजन मिलेगा, यानी कि फ्यूजन होगा उन दोनों का, है ना। मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल का फ्यूजन होगा, उसी से होगा हमारा फर्टिलाइजेशन। तो वो फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पर इस यूरेटस के अंदर, है ना। यूरेटस के अंदर फिर होगा हमारा फर्टिलाइजेशन। तो यूरेटस का क्या है ना, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें दिख रहा है, जो कि बेबी को पकड़ के रखता है ना, और उसकी इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रॉय, है ना, इम्प्लांटेशन भी इसी के अंदर इस वॉल के थ्रू होती है। तो ये है हमारा यूरेटस। और जो यूरेटस है वो सर्विक्स के थ्रू ना वेगिना के थ्रू ओपन होता है, ठीक है। तो ये है हमारी वेगिना। तो ये था हमारा एक ओवरव्यू जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है। अब जो फर्टिलाइजेशन होती है ना, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन यहाँ होती है यूरेटस के अंदर, इस वाले यूरेटस के अंदर, तो जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के वक्त क्या होगा ना कि अब मान लेते हैं कि एग आ चुका है ना, एक एग यहाँ पर आ चुका है यूरेटस के पास। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, अब बेबी, अब यहाँ पर एक बेबी है, उसको ऑब्वियसली बात है उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए ताकि वो बड़ा होगा, है ना। और उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी बाहर जाएगा, तो उसका जो भी न्यूट्रिशन चाहिए उसको, या फिर उसको वेस्ट प्रोडक्ट अपना बाहर निकालना है, तो वो कैसे करेगा, क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा ना कि अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जब एग फर्टिलाइज्ड होता है उस वक्त क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आते हैं अपनी कॉपी पे, वहाँ पर देखते हैं। व्हेन एग इज़ फर्टिलाइज्ड, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फिजन होने के बाद होता है। तो यानी कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फिजन होगा उस वक्त होगा रिप्रोडक्शन से क्या बनेगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगी। तो यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं द फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है यानी कि अब फर्टिलाइज होने वाला है, फर्टिलाइजेशन होगी, तो उसे हम कहते हैं जाइगोट, कॉल्ड जाइगोट। अरे स्पेलिंग बहुत मैटर करती है। जाइगोट कहते हैं। जाइगोट इज प्लांटेड इन यूटेरस, है ना। मैंने बताया था ये जाइगोट यूटेरस में प्लांट होता है, और फिर उसके बाद एंड डेवलप, और जब ये यूटेरस डेवलप होगा तब ये बनाएगा एम्ब्रियो, एंड डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो बनाएगा। तो अब ये जो एम्ब्रियो है इसको न्यूट्रिशन चाहिए होगा, है ना। अब ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, फ्रॉम मदर के ब्लड से लेगा, है ना, विद द हेल्प ऑफ एक स्पेशल टिश्यू होता है
जिसे हम प्लासेंटा कहते हैं, उसकी हेल्प से ही अपना सारा काम करता है एम्ब्रियो, उसी की हेल्प से प्लासेंटा की हेल्प से अपना सारा काम करता है। तो हम यहाँ पर एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं प्लासेंटा की। प्लासेंटा एक स्पेशल टिश्यू है ना, जैसे ट्यूब भी कैसे ट्यूब टाइप की होती है एक। तो ये क्या है, द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड with the help of a special tissue called placenta है ना, उसे प्लासेंटा कहते हैं। और ये जो प्लासेंटा है ना, वो काफ़ी लार्ज सरफेस में प्रोवाइड करता है हमको, जैसे कि एक्सचेंज, जैसे कि ग्लूकोज का जो भी एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन लेना होता है, वेस्ट मटेरियल को एग्जिट करना होता है ना, तो वो सारा काम प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। ये वियाडक्स टाइप का एक स्पेशल टिश्यू होता है ये। अब आगे देखते हैं कि ये जो पूरा पीरियड होता है, यानी कि एग आया, फर्टिलाइज हुआ एम्ब्रियो है ना, उसके बाद जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियो बन रहा है, फिर एम्ब्रियो से पूरा एक बेबी में डेवलप होगा। तो ये जो पीरियड को क्या कहते हैं, तो यानी कि यहाँ पर हम लिखते हैं द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन up to the birth of the baby is called gestation period। ये अबाउट 9 months का होता है, सभी को पता ही होगा ये तो ना, इट्स अबाउट 9 months। तो ये तो हुई हमारी बात प्लेसेंटा की, बच्चे का न्यूट्रिशन कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, वेस्ट मटेरियल वगैरह ये सब हो गया। अब आगे देखते हैं अपने, जब ये तो हुई बात जब एग फर्टिलाइज होता है तब। जब एग फर्टिलाइज नहीं होता उस वक्त क्या होता है, व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। तो जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है उस वक्त क्या होता है ना, कि अब जब एग ही नहीं फर्टिलाइज हो रहा है, यानी कि उसको फर्टिलाइज ही नहीं हुआ वो, तो अब उसमें क्या होगा कि एम्ब्रियो नहीं, जाइगोट नहीं बनेगा, है ना, एम्ब्रियो नहीं बनेगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी उस वक्त। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो यूटेरस है वो तो अपने आप को एवरी मंथ प्रिपेयर करता है कि उसके अंदर एग, यानी कि एक एग आएगा, है ना, यानी कि उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, वो अपने आप को एवरी मंथ प्रिपेयर करता है कि फर्टिलाइजेशन होगी एग की। लेकिन और उसके बाद जब धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन होने लगती है ना, मतलब वो सोचता है कि, तो जब वो सोच रहा होता है कि अब एग आएगा तो मैं उसको फिर फर्टिलाइजेशन होगी, उस वक्त वो क्या करता है ना कि अपने अंदर एक लाइनिंग, ताकि बेबी को उस वक्त कोई दिक्कत ना हो, तो अपने अंदर वो लाइनिंग प्रिपेयर करता है धीरे धीरे यूटेरस के अंदर। तो वो क्या करता है, थिक और स्पॉन्जी कर देता है थोड़ी सी, ताकि कोई ज़रूरत ना हो, है ना, एम्ब्रियो के सपोर्ट के लिए अपने आगे एक लाइनिंग सी बना लेता है। और वो लाइनिंग अप्रॉक्स, मतलब जो लाइनिंग होती है फर्टिलाइजेशन की, जिस वक्त एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा होता है उस वक्त क्या होता है ना कि वो जो लाइनिंग है फिर वो टूट जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती, वो टूट जाती है और ब्लड या म्यूकस जैसे वेगिना के थ्रू ये बाहर आ जाती है ना, वेगिना के थ्रू ब्लड, वैसे तो ब्लड के तौर पे ये बाहर आ जाती है वेगिना के थ्रू। और ये जो साइकिल है पूरा, ये जो मैंने बताया पूरा साइकिल है, ये 28 डेज़ का होता है, एवरी मंथ होता है ये गर्ल्स को। और इस पीरियड को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन पीरियड। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सबसे पहले तो ये बात कि जो लाइनिंग बनती है ना, द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस becomes thick and spongy ना, required to support the embryo। फिर उसके बाद जब एग नहीं आता है, उसको पता चलता है कि अपना एग नहीं आ रहा है, तो अब ये क्या करता है कि ये उस लाइनिंग को तोड़ देता है, क्योंकि ज़्यादा देर तक लाइनिंग टिक नहीं सकती है ना, दिस लाइनिंग इज़ नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। तो ये वो लाइन टूट जाती है, दिस लाइनिंग है ना, ब्लड की ही वो लाइनिंग बनाता है, दिस लाइनिंग ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू वेगिना या वेजिना
एज ब्लड एंड म्यूकस, है ना। और ये जो पीरियड है, दिस साइकिल टेक्स अराउंड 28 डेज एवरी मंथ, और इस पीरियड को हम कहते हैं एवरी मंथ एंड कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो ये तो हुई बात जब एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता है उस वक्त की। तो अब जब ये इतनी बात होगी कंप्लीट, अब हम देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके अंदर मतलब एक क्या चाहिए होता है, यानी कि जो हेल्थ के लिए क्या क्या चाहिए। तो ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, उसके लिए यानी कि जो पर्सन है वो वेल बीइंग होना चाहिए, उसके किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे कि फिजिकली वो बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए, इमोशनली, सोशल एंड बिहेवियरल भी वो बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं चलेगी। और अब इसके थ्रू जैसे कि जो भी मैंने बताया सेक्सुअली, है ना, अब दो बॉडी के कॉन्टैक्ट से अगर मान लेते हैं कि कोई बॉडी बिल्कुल मतलब उसको कुछ नहीं, उसके अंदर कोई किसी भी तरीके की कोई डिसीज़ नहीं है और दूसरी बॉडी इन्फेक्टेड है डिसीज़ से, तो अब वो उन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन जब होगा उस वक्त वो उसकी बीमारी उस नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर भी जा सकती है, जिससे कि वो वाला पर्सन भी फिर इन्फेक्टेड हो सकता है। यानी कि जो भी STDs है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, लिख लेते हैं एक बारी इसके भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर लिखते हैं STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। STDs के अंदर क्या होता है ना कि अब ये जैसे कि अगर हम देखें तो इसके अंदर काफ़ी मतलब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होते हैं ना वो काफ़ी तरीके की होती हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो ये दो तरीके की होती है, एक तो बैक्टीरिया से हो सकती है और एक वायरस से हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले देखेंगे बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती हैं। तो बैक्टीरियल हो सकती हैं, जैसे कि गॉर्निया है और सिफिलिस, ये दो तरीके की बीमारी है जो कि STD से हो सकती है, यानी लिख लेते हैं गॉर्निया। या नाम इसके दो तो याद रखेंगे ना तो भी बहुत है, एग्जाम में दो से ज़्यादा नहीं पूछेगा, है ना। गोनोरिया और सिफिलिस। और ये तो हुई बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया से हो सकती हैं। अब जो वायरस से, यानी वायरल जो है, वायरस से कौन कौन सी हो सकती है ये तो हमें पता ही है। एक तो वाट्स और दूसरा है HIV और एड्स। HIV और एड्स की फुल फॉर्म पता है ना। HIV की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और एड्स की ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स। फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए शॉर्ट फॉर्म्स के साथ साथ। अब तो ये तो हुई हमारी बात जो ट्रांसमिटेड डिसीज़ है उन सब की। अब जैसे कि अब तक तो हम बात करते कि फर्टिलाइजेशन करना है। अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं करना है, यानी कि उसको रोकना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं उस चीज़ को रोकने के लिए। कंट्रासेप्शन, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कंट्रासेप्शन। अब इसके अंदर क्या होता है ना कि ये एक मेथड है टू अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो अब इसके अंदर कुछ मेथड्स भी हैं, है ना, काफ़ी तरीके के मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो जैसे कि ये पहला मेथड है, यहाँ पर लिख लेते हैं मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो पहला मेथड जैसे कि हम फिजिकल बैरियर, पहला मेथड है फिजिकल बैरियर। अब इसके अंदर क्या होता है ना, हम क्या करते हैं कि जैसे कि हम ना इसके अंदर जैसे जो सर्विकल कैप्स होती हैं, है ना, सर्विकल कैप्स को लगा देते हैं, या फिर कॉन्डम्स को यूज़ कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि केमिकल मेथड्स होते हैं कुछ, जिसके अंदर हम ओरल पिल्स लेते हैं। और एक मेथड है सर्जिकल मेथड, जिसके अंदर क्या करते हैं ना कि वेसेक्टॉमी और ट्यूबिक्टॉमी का यूज़ करके भी हम कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स को रोक सकते हैं। और फिर उसके बाद एक और मेथड होता है जिसे हम IUCD कहते हैं, IUCD। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटर यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस।
अब इसके अंदर हम क्या लेते हैं ना, इसके अंदर जैसे कि लूप हो गया या कॉपर टी। अब कॉपर टी, ये जो मेथड है कॉपर टी वाला, वो हम यूज़ करते हैं लूप या कॉपर टी, और जो पिल्स होती हैं उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। कॉपर टी वैसे देखा जाए तो उसका डायग्राम मुझे याद है, कुछ इस तरीके से होता है। कॉपर टी फीमेल्स के लिए ही होती है ना। फीमेल्स के अंदर अगर हम लूप या कॉपर टी का इस तरीके से इस्तेमाल करें तो वो बेहतर कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि उससे फिर जो रिप्रोडक्शन है, प्रेगनेंसी नहीं होगी, अवॉइड कर देगा वो उस प्रेगनेंसी को। फिर आगे अगर हम देखें तो ये जो मेथड अभी मैंने बताया सर्जिकल मेथड है ना, तो वो जो जैसे कि अब मेल्स में क्या करते हैं ना कि अगर मेल्स में नहीं ब्लॉक करना है, स्पर्म्स को प्रोडक्शन नहीं करवानी है, तो हम क्या करेंगे ना कि इसके अंदर वास्ट डिफेंस को, सर्जिकल मेथड अगर हम अपना रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मैंने दिखाई थी आप लोगों को वास्ट डिफेंस, उसको हम अगर बीच में से ब्लॉक यानी काट दें, है ना, काट देंगे उसको अगर हम दोनों साइड से, तो फिर जो स्पर्म्स है वो प्रोड्यूस होंगे लेकिन वो जा नहीं पाएंगे आगे। तो जब जा ही नहीं पाएंगे तो फिर प्रोडक्शन तो होगा ही नहीं, रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, है ना। और फीमेल्स के अंदर क्या करते हैं ना कि अगर हमें नहीं करवाना होता है तो सर्जिकल मेथड में हम क्या करते हैं ना कि उसकी जो फेलोपियन ट्यूब होती है, जो एग्स के बाजू में होती है, बगल में फेलोपियन ट्यूब, उसको कटवा देते हैं बीच में से, उसको ब्लॉक करा देते हैं ताकि ना हो, है ना। ट्यूबिक्टोमी का यही होता है कि ट्यूबिक्टोमी फीमेल्स के लिए होती है और वेस्केटोमी मेल्स के लिए होती है। वेस्केटोमी के अंदर हम वास्ट, है ना, वेस्केटोमी है ना, नाम से पता चल रहा है, उसको वास्ट डिफेंस को उड़ा देते हैं। और फिर उसके बाद ट्यूबिक्टोमी के अंदर फीमेल्स के अंदर फेलोपियन ट्यूब को काट देते हैं, बीच में से सिलाई कर देते हैं ताकि एग्स वहाँ तक जा ना पाए यूटेरस के पास। अब आगे देखते हैं, तो अब इसके अंदर ऐसे होता है ना कि कई बार होता है कि हमें कॉन्ट्रासेप्शन करना पड़ता है। काफ़ी लोग जैसे पुराने ख्यालात के जो होते हैं वो कहते हैं कि लड़कियों को नहीं चाहिए, हमें लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए, है ना। इस चीज़ के लिए भी काफ़ी होता था पहले, यानी कि फीमेल फिटिसाइड होती थी पहले, उस चीज़ को रोकने के लिए काफ़ी कुछ चाहिए ना, यानी कि एजुकेशन चाहिए। मेनली बात, इंसान पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा तो उसे समझ होगी इस चीज़ की कि आज लड़का या लड़की हो, फ़र्क कुछ नहीं होता दोनों में, है ना। तो अब इसके लिए जैसे कि हम देख सकते हैं कि अब काफ़ी सारी होती थी, पहले प्रैक्टिस होती थी किलिंग करने के लिए, फीमेल फिटिसाइड होती थी, चाइल्ड को वॉम्ब के अंदर ही मार दिया जाता था, पहले ऐसा होता था, है ना। फिटिसाइड यानी फीटस के अंदर ही उसका बेचारे को ख़त्म कर देते थे। तो अब आगे अगर हम देखें तो उसके लिए क्या चाहिए कि फॉर अ हेल्दी सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी को अच्छे से बैलेंस, सेक्स रेशो बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए था, एजुकेटिंग पीपल चाहिए, जो बात को समझें कि ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों को, अगर दोनों बराबर रहेंगे तभी तो बात बनेगी। और फिर उसके बाद ये जो एक लीगल ऑफेंस है ना, जो पोटेंशियल सेक्स डिटर्मिनेशन है, इज़ अ लीगल ऑफेंस इन आवर कंट्री सो एज टू मेंटेन अ बैलेंस सेक्स रेशो, है ना। तो इस चीज़ के लिए भी, तो यहाँ पर आज हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब आपके लिए यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ये आपके लिए क्वेश्चन, अगर आपको आंसर आता हो तो आप अभी इसी वक्त वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट से। तो वैसे इसका आंसर है इसलिए क्योंकि जो कॉन्टीन्यूटी है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो इस पृथ्वी पर बनी रहे, इसलिए ज़रूरी है ना। कॉन्टिन्यूस स्पाइसेस जनरेशन आफ्टर जनरेशन बढ़ती रहेगी तभी तो होगा। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर्स के साथ। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनके भी जो डाउट है इन टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।